हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका कॉमर्शियल एप्लीकेशन का नया टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी क्राइसिस। तो चलिए आराम से पहले समझते हैं कि एनर्जी क्या होता है। देखिए, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। देखो, एनर्जी जो होता है ना बेटा, वो सभी प्रकार के एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो ग्राइंडिंग फूड मिक्सचर के लिए हो, मतलब देखते हो ना ग्राइंडर जो मम्मी किचन में यूज़ करती हैं, या फिर आप एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना चाहते हो, या फिर एक गाड़ी चलाना चाहते हो, आपके घर में जो ट्यूबलाइट जल रही है, जो स्मार्टफोन आपका चार्ज हो रहा है, कहीं ना कहीं इन सब के अंदर एक एनर्जी होती है। इट हैज़ अ पावर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डेली फंक्शंस। कहीं ना कहीं उसको फंक्शंस करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, कैसे हम लोग एनर्जी को अलग बार बार यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो एनर्जी का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, एक्सेसिव जो यूज़ हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और तो और जो एक्सेसिव यूज़ जो हो रहा है उससे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि देखो, एक्सेसिव यूज़ करना, किसी चीज़ को ओवर यूज़ करना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग एक्सेसिव चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर जनरेशन के बारे में ही पढ़ा था कि अगर हम लोग चीज़ों को सेव नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। ओके, और अल्टीमेटली ये चीज़ सही नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को संभाल के यूज़ करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को जितने इको फ्रेंडली मैनर में यूज़ कर पाए उतना ज़्यादा बेटर होगा। हमें नेचर के प्रति हार्श नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोगों ने अपनी हार्शनेस को अगर नेचर के प्रति दिखाया तो याद रखना, नेचर हमसे बहुत ज़्यादा बलवान है। वो हम लोग को पल भर में धूल चटा सकती है। और आपने देखा होगा कि 2014 में हमारे इंडिया में, नेपाल में बहुत ज़्यादा भूकंप आपको देखने को मिला था। उससे कुछ सालों पहले आपको उत्तराखंड में आपको बहुत ज़्यादा फ्लड्स के इशूज़ देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं जब नेचर से आप खिलवाड़ करते हो तो नेचर आपके साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है। फिर उस समय लोग रोने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। एनर्जी रेफर्स टू द फोर्स। नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो एनर्जी का मतलब एक फोर्स है जो कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है बेटा, मूव कर सकता है। कॉमन फॉर्म्स इंक्लूड, जिसमें पेट्रोल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज अ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो एनर्जी है बेटा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर। मतलब कि देखा जाए तो हमारा, अगर मान लो ये एनर्जी है, ठीक है ना, अगर मान लो ये एनर्जी है तो इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ओके, दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। पहला है रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलता है। फिर दूसरा हमारे पास जो देखने को मिलता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी सी बात है। ओके, अब हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं नहीं, बेसिकली आई नो कि तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होगे, वहाँ पे एनर्जी को आपको और बेटर तरीके से समझाया जाता है। फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। आपको पता होगा एनर्जी जो होता है कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म को बस चेंज करता रहता है। वो सारी चीज़ें अलग है, बट अपन कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बस इतना समझ लो, एनर्जी दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। एनर्जी वो होता है जो कोई भी चीज़ में जान डाल दे, किसी को मूवेबल बना दे, ओके, तो उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो पहला हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी निकल के आता है। वो एनर्जी बेटा जो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है और उसको आप क्या कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो, और जो नेचर के लिए उतना हार्मदायक, मतलब बोलते हैं ना, खतरनाक भी नहीं होता है, ठीक है। ओके, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता समय के साथ साथ, और काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे पहला नंबर पे देख लो सोलर एनर्जी। देखो कि आप देखते हो सोलर पैनल में क्या करते हो, सोलर की जो सूर्य की रोशनी जो आती है, सूर्य की जो गर्माहट आती है, उसकी जो एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी, वो हमारे अर्थ पे आनी ही आनी, दिन तो होना ही होना है, कड़ी धूप होनी होनी है, तो वो वैसे भी अर्थ पे आएगा, वैसे भी आएगा, ठीक है ना। मतलब आपके वो कंट्रोल में नहीं है। तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप सोलर पैनल में उसकी एनर्जी को स्टोर कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है। जैसे सूर्य भी रोशनी हर दिन दिन तो हर दिन होता है, धूप हर दिन होती है, तो वो धूप को जो एनर्जी उसको रिस्टोर करते हो आप, और अपने इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड्स है उसको फुलफिल करते हो, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और दो और आपका काम भी चल जाता है। मतलब बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, वैसा वाला बात है यहाँ पे। दूसरा विंड एनर्जी। हवा तो चलेगी, हवा आपके कहने पे रुकती नहीं है, नहीं आपके कहने पे चलती है, ठीक है ना। तो जब हवा चलती है तो आप उस पर डायनामो में टर्बाइंस जो होते हैं, टर्बाइंस लगा करके आप क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को, जो हवा की एनर्जी है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली यहाँ से भी अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए हुए। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉबैक देखने को मिलती है विंड एनर्जी में, वो ये कि यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन होता है।
ठीक है। आगे बात करते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वाटर का जो फ्लो होता है डैम्स और रिवर्स को बना करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, जनरेट करते हैं। एंड चौथा होता है जियो थर्मल एनर्जी, जो स्टोर करता है अर्थ के सरफेस पे जो हीट होती है, मतलब जो ज़मीन गर्म हो जाता है उस एनर्जी से क्या करते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार जापान वगैरह में पहले जब थे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुमा करता था ये सब बातें। हाउएवर मेरे को नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता है। चाइना जापान में कहा जाता है कि वहाँ पर ज़मीनें होती हैं, वहीं पर ऐसी तरीके से बिल्डिंग्स में बनाई जाती है कई घरें, जिससे क्या होता है सूर्य की रोशनी है जिससे वो बिल्डिंग पूरी चार्ज हो जाती है और रात भर उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है उसी से वो पूरा कर लेते हैं। मुझे नहीं पता वहाँ पे कितनी ये बात की सच्चाई, वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, क्योंकि मैं फिजिकली वहाँ पे कभी भी विजिट नहीं करा हमने। बट हाँ, ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है और आई नो बहुत जगह ये चीज़ें यूज़ की जाती है, बड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह। इंडिया में अभी तो ऐसी नहीं है चीज़ें, इंडिया के बाहर बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में ये चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इनफ अमाउंट में जो हीट है वो अवेलेबल होता है। एंड पांचवा होता है आपका बायोमास, जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वुड हो गया, एग्रीकल्चर रेसिड्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, वेस्टेज हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है जनरेट करने में एनर्जी, जिसमें तो देखोगे गोबर गैस प्लांट वगैरह भी इसके अंदर देखने को आपको मिलता है। ओके, आगे बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। देखो ये वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं जो दैट आर इनफाइनाइट विल बी इवेंचुअली रन आउट। मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारा क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, सॉरी मैंने इनफाइनाइट गलती से पढ़ दिया, फाइनाइट है और ये इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या होता है, सर्टेन एग्जाम्पल के लिए समझो ना, तुम्हारे घर में एक सिलेंडर है, ठीक है, हम लोग के घर में पता है ना वो गैस वाले सिलेंडर आते हैं। ओके, जिसके घर में हो सकता है डायरेक्टली पाइप का कनेक्शन होगा, एक पल के लिए मान लो तुम्हारे घर में वो भी सिलेंडर आता है, लाल वाली जो रहती है, ठीक है, इंडियन ऑयल के या एचपी के वॉट्स एवर केस में भी जो भी आपके घर पे आता है। समझो उस सिलेंडर में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गैसेज भरी हुई हैं। जैसे ही आप खाना बनाते हो उस पर, तो खाना बनाते हो एक समय आता है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद, जो भी है, एक समय पे वो क्या होता है, गैस खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या करना होता है भाई, आप समझ लो उस अगर आप गैस को जितना कम यूज़ करोगे, जितने इफेक्टिवली यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा वो गैस चलेगा। लेकिन जितना आप मिस बिहेवियर करके या फिर केयरलेस तरीके से, सही तरीके से बोला जाए तो केयरलेस तरीके से अगर आप गैस का यूज़ करोगे तो गैस बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर वो सिलेंडर वापस से रिफिल नहीं होता है, बल्कि आपको फिर से जाके मार्केट में खरीदना पड़ता है। लेकिन पता है वो सिलेंडर कहाँ से आता है, वो सिलेंडर में जो गैस है वो कहाँ से आता है, वो एक नेचुरल रिजर्व है, ठीक है। हमारे पास क्रूड ऑयल, वहीं से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसी में आप लिक्विफाइड एलपीजी बोलते हैं, पेट्रोलियम गैस बनते हैं, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वहीं से निकाले जाते हैं क्रूड ऑयल से। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे अर्थ के अंदर में है ना, वो लिमिटेड अमाउंट में है बेटा, उसको ना कहीं हम लोग बाहर माइनिंग करके निकाल रहे होते हैं। बेसिकली माइनिंग इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, बेसिकली जो ऑयलिंग क्या बोलते हैं उसको यार, जो भी है, ज़मीन के अंदर से वो ऑयल निकालते हैं, उस प्रोसेस को हमको थोड़ा याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उस ऑयल को क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकालते हैं, फिर उससे प्रोसेस करके हम लोग पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं। आप केरोसिन ऑयल देखते हो बनता है, आप देखते हो कि अभी मैंने एलपीजी की बात की, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो रिफाइनरी जो निकलते एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वहाँ से, ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है। अगर हम लोग इसको इस्तेमाल कर दें तो एक समय आएगा जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और ये वापस नहीं बनने वाली, मतलब बनने में बहुत हज़ारों साल लगते हैं। ओके, आपने इसको अच्छे तरीके से बायोलॉजी में पढ़ा हुआ था कि पढ़ा हुआ होगा कि जो भी पेट्रोलियम क्रूड्स होते हैं, ये तुम्हारे जो भी एनिमल्स मरते हैं पहले ज़माने में, जो डायनासोर वगैरह पे जो भी मरे होंगे, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे अर्थ के जो कोर है या क्रक्स जो भी बोलते हैं अर्थ के अंदर में, वो रहते हैं। उसके बाद वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर रहते हैं जिससे वो लिक्विफाइड हो जाते हैं और फिर क्रूड ऑयल बन के इवेंचुअली वो बाहर आते हैं। लेकिन वही बात करें जो पुराने कह सकते हो पेड़ पौधे हैं, वो अगर ज़मीन के अंदर दब जाए सर्टेन टेम्परेचर पे तो वो कोयले बन जाते हैं, ठीक है ना, कोल बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही तो, लेकिन ये जो सर्टेन अमाउंट में ही अवेलेबल है ना, उनको यूज़ करोगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आएंगे। इस वजह से हमें वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, ये ग्रीन गैसेज रिलीज करते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है उसको निकालते हैं। जैसे इसमें ऐसे जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गए, कार्बन इमिशंस को बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। ऐसे गैस को रिलीज़ करते हैं जो हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पहला इसका एग्जांपल होता है फॉसिल फ्यूल, जिसके अंदर में आप देखते हो कोल हो जाते हैं, ऑयल हो जाते हैं, नेचुरल गैस हो जाते हैं, ठीक है ना, ये तुम्हारे हैं। लेकिन ये हज़ारों लाखों साल लगा इसको बनने में। प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं ना, बर्न हो जाते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल द एनिमल, ठीक है ना। इसको फिर बाद में हम लोग इस फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली, चलो हम लोग सर्च करके देख लेते हैं, मेरा डेटा में भी हो सकता है गलत हो, हाउ मच
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। ठीक है, अब देखो मैंने सर्च किया, देखो 77.7 जो % हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना बेटा, वो कोल के द्वारा आती है। ठीक है ना, ठीक है। 74.8 विद नेचुरल, 2.8% जो है बेटा नेचुरल गैस के द्वारा आती है, और फिर अदर सोर्सेज जो है मेजर मान लो 78% जो है ना, अप्रॉक्सीमेटली ले लेता हूँ, 78% जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है ना, वो बेसिकली इंडिया में, पैन इंडिया की बात करूँ, 78% जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके किया जाता है। मतलब सोचो हमारे देश में 78% मतलब 100 घर में से 78 घर ऐसे हैं जिसके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके आ रहा है। मतलब कि सर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं, हम लोग ईवी का आजकल काफ़ी ट्रेंड सुन रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, और हम सोचते हैं अगर उसको हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन कम हो जाएगी। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ कर रहे हैं ना, पेट्रोल तो जलेगा नहीं, गाड़ी में पेट्रोल जलवाएंगे नहीं तो वो जलेगा नहीं, जिससे हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन है वो नहीं होगा। आपका सोच सही है बट अल्टीमेटली ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बेटा वो अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल से आ रही है, और फॉसिल फ्यूल कहीं ना कहीं जल रहा है तो वो अल्टीमेटली तुम्हारे जो व्हीकल को वो चार्ज कर रहा है ना, तो वो एनर्जी तुम्हारे गाड़ी के डायरेक्टली इस साइलेंसर से मतलब धुएं से थ्रू बाहर नहीं आ रही है, बट यहाँ फॉसिल फ्यूल के रास्ते वो इन्वायरमेंट में जरूर जा रही है, नुकसान उतना ही कर रही है, 0.1% भी कम नहीं कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स हमारे देश में यूज होते हैं, ये डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री में ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन वहीं डेवलप कंट्री में देखोगे आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, जहाँ पे आप वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो, एनर्जी को जनरेट करते हो। ये तुम्हारा कार्बन एमिशन प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये प्रोड्यूस करता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। सबसे बड़ा कंसर्न इसका यही है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है ना, एक बार रेडियो एक्टिव जो चीज़ें लीक हो जाती है तो पता है क्या हो सकता है यार। ठीक है ना, बहुत लोग मारे जा सकते हैं, कैंसर जैसे ऐसी बीमारियां हो सकती है जो जीवन को ख़त्म कर देंगी, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसको आज भी बोलते हैं ना, साइंटिस्ट इस पर दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं इसको लेकर के, बट अभी तक कोई भी ऐसा ठोस चीज़ें नहीं खोजी गई हैं। हावेवर क्या पता, आई होप कि फ्यूचर में जल्द से जल्द ढूंढ ली जाए ये चीज़ें, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यूज़ है। कोई भी कंट्री में सुनते हो कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर होता है ना बेटा, तो कहीं पे भी बम फूटता है, न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर बम अगर मान लो ड्रॉप करते हैं, मान लो कि हम अपन इंडिया है, पाकिस्तान हम लोग को हमेशा परेशान करता है। हमने कराची में क्या किया कि न्यूक्लियर बॉम्ब को एक बार ड्रॉप ही कर दिया। पता है जब बॉम्ब गिरेगा ना, गिरने से जो लोग मरेंगे चलो ठीक है मरेंगे, वो तो बॉम्ब से नॉर्मल बॉम्ब भी डालोगे तो मरते ही हैं, लेकिन उसके बाद का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है ना वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। पूरा जो एरिया है ना उस पर्टिकुलर पाकिस्तान का, वो रेडियो एक्टिव जोन हो जाएगा। लोग कैंसर से, स्किन इश्यूज से, स्किन बर्न से बहुत मरेंगे भाई साहब। तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ख़तरनाक होता है, और न्यूक्लियर वेपन में सबसे जो डराने वाला चीज़ होता है वो इसी से सबकी फटती है। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो मरने वाले मरेंगे ही, वो तो नॉर्मल बम से भी गोलियों से मरते हैं, लेकिन ये जो होता है ना ये तड़पा के मारता है। जापान में इसका हम लोगों ने केस देखा हुआ है। जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी में यूएसए ने क्या किया था, बम ड्रॉप किया था। ठीक है, उस समय तो वो एटॉमिक बम था, वो तुम्हारे ये न्यूक्लियर बम नहीं था। एटॉमिक बम न्यूक्लियर से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा कम पावर समझ लो, बहुत कम मतलब होता है पावर का। वो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था और लोग लिटरली मेल्ट कर गए थे, पिघल गए थे लोग। जब बम गिरा था ना तो लोग मेल्ट कर गए थे भाई, पिघल गए थे, जैसे बर्फ़ पिघलती है वैसे इमीडिएटली। जस्ट लाइक मूवी की एक शरीर है खड़ा है यहाँ पे, बस थोड़ी देर से चंद सेकंड में वो भी यहाँ पे बस एक परछाई है उसकी और पूरे राख बन चुका है। मतलब अस्थियाँ भी नहीं मिले बहाने को गंगा जी में, ऐसी दशा है। तो न्यूक्लियर एनर्जी उतना ज़्यादा बोलते चेरनोबिल, तुम लीक के बारे में तुमने सुना होगा, यूक्रेन में हुआ था। चेरनोबिल के बारे में तुमने सर्च मारना कभी, वहाँ पे हुआ था। आज भी वो एरिया लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। जो एरिया है वो प्रॉपरली तुम कह सकते हो वेकेट है, वीरान पड़ा हुआ है। आज भी वहाँ पे रेडियो एक्टिव जो वेव्स वहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, इवन इंडिया में भी तुम देखोगे पोखरान में जब हम लोगों ने, हमारा भारत जब न्यूक्लियर वेपन को जब टेस्ट करा था, तो वहाँ पे आज भी तुमको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव जो है फ्रीक्वेंसीज जब वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? तो एक होता है बेटा आपका बायो मास एनर्जी। ठीक है ना, बायोमास एनर्जी ड्राइव हम लोग कहाँ से लेते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे प्लांट हो गया, वुड हो गया, एग्रीकल्चर रेसिड्यूल्स हो जाते हैं, एनिमल के वेस्ट हो जाते हैं, गोबर वगैरह। ठीक है ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी हीट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक इथेनॉल हो गया,
बायोडीजल हो गया थ्रू द प्रोसेस लाइक कंबर्सन, इसका कंबर्सन करके, fermentation करके, एनारोबिक रिएक्शन करवा करके, शायद एनारोबिक रिएक्शन होता है जिसमें फायर का प्रेजेंस के बिना चीज़ों को तोड़ा जाता है, कोई काइंड ऑफ ऐसा होता है, केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था, मुझे अब याद नहीं है यार एक्चुअली। ठीक है, तो जो भी है बट देख लेना, ठीक है। और मुझे बेटर होगा डेफिनेशन लिख देना सो डैट कि दूसरे बच्चे को भी हेल्प मिल जाए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो जो भी है ये सर्टेन प्रोसेस के थ्रू इसको हम लोग बनाते हैं। इन शॉर्ट मोटा मोटी ये समझ लो, बायोमास इज अ कंसिडर एज अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, बिकॉज द ऑर्गेनिक मटेरियल कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर द टाइम। क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है, रिन्यू करते रहते हैं हम लोग इसको, लेकिन तुम देखोगे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे, समय के साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंस अपॉन द फॉसिल फ्यूल। ये क्या करता है, आपका फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी इसको खत्म करने में हेल्प करता है। ये लोअर करता है ग्रीन हाउस इमिशंस को। ठीक है ना, तो ये कीवर्ड्स है जो मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, ये तुम अपने डेफिनेशन में जरूर ऐड करो। ओके, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है, ये जनरेट करता है हार्सनिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ विंड थ्रू द विंड टर्बाइंस। एज अ विंड मूव्स अक्रॉस द ब्लेड्स एंड टर्बाइंस इट काउज द देम स्पिन एंड कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड टू द मैकेनिकल एनर्जी which is then transformed into the electricity. Wind energy is a clean, renewable resource of power that produces no emission and has a minimum environmental impact. It commonly used for a large-scale wind farms and small-scale turbines for a residential community energy needs. मतलब होता है कि जहाँ पे इंडिया में देखोगे बड़े बड़े जो विंड एनर्जीज होते हैं, हवा चलता है जहाँ पे, वहाँ पे बेसिकली इसको लगाया जाता है। ओके, विंड मिल को तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसा दिखता है विंड मिल। कोई बच्चे ने अगर नहीं देखा होता, काइंड ऑफ ऐसा विंड मिल होता है, और ये लगा दिया जाता है पूरे प्रोजेक्ट में। इंडिया में भी लगा हुआ है, जहाँ पे खुले जगह होते हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं, जहाँ पे हवा तेज़ चले, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसके थ्रू ये नीचे पूरा यहाँ पे वायरिंग रहती है, जिसके थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, और इसके थ्रू यहाँ जाता है, और फिर जो भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं, रेजिडेंशियल एरियाज, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में वो सप्लाई की जाती है। ओके, इससे साउंड पॉल्यूशन होता है, नो डाउट, घूमता है विंड, तो इस पर साउंड आती है, काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कोई ना, उस एक तरीके से कह लो कि बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है। जो ग्रीन हाउस इमिशंस होते हैं वैसा नहीं होता है। आगे बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। देखो, सोलर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है जो हार्नेस फ्रॉम अ सन रेडिएशन, जो हम लोग सन से क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबॉन्डेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड प्रोवाइडिंग द इफिशिएंट क्लीन, मतलब ये तुम्हारा क्लीन एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करने में काम आता है। हम लोग सोलर एनर्जी कैप्चर करते, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे प्रोवेटिक और थर्मल एनर्जी होता है, और इसको कन्वर्ट करके अपने पर्पज से यूज़ करते हैं। ओके, फोटो वायोलेटिक मेथड क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसका थर्मल को भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देना। ओके, और फोटो वायोलेटिक एनर्जी क्या होता है, बेसिकली मेथड्स क्या होता है, ये सोलर पैनल टू कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं, सनलाइट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये पैनल मेड ऑफ होते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल, जैसे सिलिकॉन हो जाते हैं, जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, जो एक्सपोज, जब इनको एक्सपोज किया जाता है, मतलब सूर्य की रोशनी में इनको रखा जाता है, तो ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो वोल्टेइक इफेक्ट। ओके, कैसे काम करता है, जब सनलाइट स्ट्राइक करता है सोलर सेल को, ठीक है ना, एनर्जी फ्रॉम द लाइट एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स एंड सेमी कंडक्टर जो मेटल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, काउजिंग देम टू मूव एंड क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट। दिस करंट इज द कैप्चर्ड एंड डायरेक्टेड थ्रू एन इन्वर्टर टू बी कन्वर्टेड यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इन्वर्टर के थ्रू, इन्वर्टर एक लगा रहता है, उसमें जाता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, फिर हम लोग होम बिजनेस जो भी अपने घर बार में है उसको यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। सुटेबल है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि आप एक रूफ के अंदर जैसे फ्रिज चलाना है, एसी चलाना है, डिपेंड अपॉन द आपकी बैटरी कैपेसिटी एंड ऑल द थिंग्स, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है, इमिशन तो होता ही नहीं है इसके अंदर। एप्लीकेशन क्या यूज़ कर सकते हो, आपके घर में जो भी नॉर्मल अप्लाइंसेस है वो यूज़ कर सकते हैं, सोलर पावर प्लांट को चला सकते हो, पोर्टेबल सोलर पावर डिवाइसेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इसका हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो सोलर्स हमारे घर भर पे भी लगते हैं वो वैसा ही होता है। आगे आता है द थर्मल मेथड्स। इसके अंदर क्या होता है, थर्मल मेथड ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट विच कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पज सच एज हीटिंग द वाटर और जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है हीट, इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कैसे काम करता है, सोलर थर्मल सिस्टम यूज़ करता है मिरर और लेंसेज टू कंसनट्रेट द सनलाइट इनटू द स्मॉल एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे लेंस और मिरर का यूज़ करते हैं। टिपिकल ये कलेक्टर होता है बेसिकली, जो क्या करता है, पूरी सनलाइट को कलेक्ट कर रहा होता है।
द हीट एब्जॉर्ब इज ट्रांसफर टू अ फ्लूइड विच इज़ यूज टू आइदर हीट वाटर एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज़। ये तुमको यूज़ किया जाता है, गर्म पानी वगैरह हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पस इंडस्ट्रियल यूज़ में भी इसको लिया जाता है। ओके ना। जनरेट द स्टीम टू ड्राइव अ टर्बाइन दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोलर थर्मल सिस्टम्स सच एज द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, पैराबायोटिक थ्रॉट्स का यूज़ करते हैं एंड सोलर पावर टावर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। एडवांटेज क्या होता है, इफिशिएंट होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग वाटर और स्पेस को कोई गर्म मतलब जगह गर्म करना उसके लिए। कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद द कन्वेंशनल पावर प्लांट टू इन्हांस द इफिशियंसी। जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे उसकी पावर बढ़ जाए, इफिशिएंसी बढ़ जाए। ये प्रोवाइड कराता है रिलायबल कांस्टेंट सपोर्ट ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज अ सनलाइट। जब सनलाइट होता है तो कांस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और एप्लीकेशंस की बात करते हैं, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, घर में इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लार्ज स्केल सोलर थर्मल पावर प्लांट लगाता है, जैसे कंसनट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स आते हैं। स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग इन बिल्डिंग। ठीक है ना, ये क्या करता है, स्पेस आपको हीट करने में, कूलिंग करने में बिल्डिंग में काम आता है। हाइड्रो पावर की क्या बात करते हैं, हाइड्रो पावर क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है। ये एक प्रोसेस होता है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी बाई हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ अ मूविंग वाटर। ठीक है ना, जो मूविंग वाटर होता है ना, पानी जो चल रहा होता है उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, उसकी एनर्जी को लेता है। दिस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसका ग्रेविटी जो हमारे होते हैं, न्यूटन से चार का था, जो न्यूटन का था, हाँ यार न्यूटन का मैं भूल गया, हाँ न्यूटन ही था। ठीक है, ग्रेविटी का जिसने खोज किया था, तो न्यूटन का जो ग्रेविटी है उसका यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या था, ऊंची जगह होता है ना, पहाड़ से पानी आती है तो वो नीचे की तरफ बहती हैं। ठीक है, तो उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो पानी गिरती है उससे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डायनामो लगा रहता है, उस एनर्जी से वो डायनामो घूमता है और वहाँ से फिर फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ओके, और फ्लोइंग और फॉलिंग द वाटर, जो ऊपर से पानी गिर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है उससे, which is used to turbines that generate the electricity. Hydropower can be used for the centuries to power mills and today is one of the most widely used method of generating the clean electricity worldwide. But it have drawbacks. मतलब वहाँ की जो एक्वाटिक लाइफ है वो तबाह हो जाएगी, तो ये इश्यूज होते हैं। ओके, जियो थर्मल एनर्जी क्या होते हैं, ये हम लोग स्टोर करते हैं अर्थ के सरफेस पे जो गर्मी होती है उससे। दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कैन बी हार्नेस्ड फॉर डायरेक्ट हीटिंग और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जियो थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट द हीट फ्रॉम हॉट वाटर to steam reservoirs into electricity, making it reliable and renewable source. It's particularly efficient in the area with the significant geothermal activities like a volcanic region. जहाँ पे volcanic region वगैरह है ना बेटा, तो वहाँ पे जहाँ वल्केनो वगैरह वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। जनरली आप देखोगे आपके घर के आसपास नहीं यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि इंडिया में वोल्केनो आई थिंक शायद नॉर्मली तो नहीं है, बाकी मुझे इस पर स्पेसिफिकली याद नहीं है। मतलब इंडिया के मेन लैंड में तो कोई वोल्केनो नहीं है जहाँ तक मेरे को पता है। ओके चलो, बाकी हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उधर हो तो आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ध्यान देना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसको रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है ना, वापस आपको मिल नहीं सकता, प्लस इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है, पॉल्यूशन करता है। ठीक है ना, लिमिटेड अमाउंट में अगर यूज़ कर लोगे तो एक बार क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉसिल फ्यूल आते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से आता है, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी किससे बनता है, यूरेनियम को इनरिच करके बनता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन प्रोसेस होता है, तो यूरेनियम खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ऐसा सिस्टम है। प्लस इसमें तो आपको रेडियो एक्टिव इशूज़ भी देखने को मिलते हैं, जो ऊपर हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस करा है। ओके, तो इसमें कोल आता है, ओके, ऑयल पेट्रोलियम्स आते हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और अल्टीमेटली भाई वही बात है कि ये हवा में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट देंगे। ठीक है ना, पॉल्यूशन होता है। नेचुरल गैस भी कुछ क्लीनर है, क्लीनर अल्टरनेटिव टू कोल एंड ऑयल। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब ये फ्री है। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, एनर्जी क्राइसिस इज द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, मान लो कि आपने कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर दिया चीज़ों को और आज आपके पास तेल ही नहीं यूज़ करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। सच एज फ्यूल ऑयल, कुकिंग गैस, पेट्रोल और फायरवुड, इट मेक बाय द गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। मतलब मार्केट में लोग इसको यूज़ करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमें खाना बनाने के लिए चाहिए, हमें गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, लेकिन डिमांड भाई साहब बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई ही नहीं है। द 1973 ऑयल प्राइस हाइक ब्रॉट द सिग्निफिकेंट अटेंशन टू द एनर्जी क्राइसिस। हमारे देश में 1973 में तेलों के दाम बहुत
बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और दिखा रहा था कि हमारे देश में एनर्जी क्राइसिस हो गया। मतलब लोगों के पास तेल ही नहीं है, तेल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगा तो ट्रांसपोर्टेशन पूरा ठप हो जाएगा। और याद रखना, तुम्हारे पास जो भी पहुंच रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही पहुंच रहा है। अगर तेल की दाम बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, अल्टीमेटली प्राइस जो है प्रोडक्ट्स या सर्विस प्रोडक्ट्स की वो भी बढ़ जाएगी। और हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट दिन भर में कंज्यूम करते हैं जो आपके पास वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आता है। सोचो तो सबका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लस तुम्हारे घर में लाइट नहीं है, तुम्हारे घर में गैस नहीं है, खाना किस पे बनाओगे, तुम रहोगे कैसे? तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। पूरी देश की इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमिक व्यवस्था है वो धरी की धरी रह जा सकती है। तो एनर्जी क्राइसिस ही बहुत बड़ा इशू है, वही पहली बार 1973 में देखने को मिला था। इसके पीछे का रीज़न क्या था? मॉडर्न सिविलाइजेशन रिलाइज हैवली ऑन द एनर्जी। आज के समय में जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो एनर्जी पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा, रिलाई करता है। मतलब हमारी जो फैक्ट्रीज है वो एनर्जी पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया सर, हमारे डोमेस्टिक घर हो जाता है, या फिर हमारे इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज है, ये सब में कहीं ना कहीं हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमारे यहाँ प्राइमरी सोर्स है, ठीक है ना। अगर वो एनर्जी नहीं होगा तो बाकी चीज़ें सब के सब ठप रह जाएंगी। एज अ सोसाइटी एडवांस, जैसे जैसे एक सोसाइटी बढ़ती है, एडवांस करता है बेटा, आवर डिपेंडेंस ऑन द एनर्जी इंक्रीज रैपिडली। ये जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं वैसे वैसे हमारी जो डिपेंडेंस है एनर्जी पे वो रैपिडली बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एवरीडे एक्टिविटीज सच एज कुकिंग, खाना बनाने से लेकर के क्रॉप प्रोडक्शन करना है आपको, ठीक है, लाइटिंग चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, वो सारे एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम्स फ्रॉम आवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो मेजोरिटी ऑफ जो हमारे जो रिसोर्सेज है ना, एनर्जी के जो सोर्स है बेसिकली वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आते हैं, लीडिंग टू एन एक्सेलरेटिंग द एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू द हाई डिमांड। मेजर एनर्जी सोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, कोल आर बीइंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। कहीं ना कहीं आज हम लोगों ने इसको खत्म करने के बोलते हैं ना लेवल पे लेके गए हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखो कि इंडिया एज अ हैविली पॉपुलेटेड कंट्री, इतना पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो डिमांड फॉर एनर्जी इज राइजिंग फास्टर दैन इट कैन बी रिप्लेस। मतलब जितनी एनर्जी नहीं है हमारे पास उससे ज़्यादा डिमांड है, और एक समय आएगा बहुत तेज़ी से हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं। ओके, एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर ऑल्सो नॉट ए अंडर डेवलप्ड कंट्री, वी आर इन द फेज, ठीक है ना, सो दैट वी कैन कंसिडर आवरसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री। तो हम लोग क्या है एक्चुअली, जैसे जैसे हम लोग नए नए फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें एनर्जी और भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। ओके, एनर्जी कंजम्पशन स्पैन ऑल द सेक्टर, कोई भी सेक्टर फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। दिस इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एक कंट्री की ग्रोथ पे असर डालता है एनर्जी होना ना होना। अगर देश में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी ना, सब कुछ तबाह हो चुका रहेगा। ट्रस्ट में, तुम फोन पे अभी ये चीज़ देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, ये भी एनर्जी के कारण ही है। तुम्हारा फोन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करता है। इंटरनेट चल रही है, इतने सारे इक्विपमेंट लगा रखे हैं, वेदर यू आर यूजिंग अ जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, व्हाट्सएवर कंपनी दैट यू आर यूजिंग, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, फ़र्क लिटरली नहीं पड़ता है, तुम्हें एनर्जी चाहिए। डिस्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले बीते हुए 40 सालों में जितनी हैवी तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना स्टार्ट किया है, कोल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, देयर रिमेन अ सब्सटेंशियल एनर्जी शॉर्टेज। स्टिल यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ एनर्जी की शॉर्टेज है। देखो कि लाइट पावर कट इशूज हमारे देश में देखने को मिलता है, और ये कहीं ना कहीं गैप है, इसको दूर करने भी ज़रूरी है। हमारे देश में देखो इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से जनरेट हो, प्लस मतलब सही तरीके मतलब कि हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, बिना पहुंचाए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। दूसरा चैलेंज ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को लोगों तक पहुंचाएं। तुमको यकीन नहीं होगा बेटा, 2025 में मैं जी रहा हूँ, मुझे कुछ दिन पहले अपने ऑफिस में इन्वर्टर लगाना पड़ा। रीज़न बिंग क्या, लाइट इतनी कटती है, लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्लास नहीं ले सकते सर। तो कहीं ना कहीं ये एक अनवांटेड खर्चा एक बिजनेस को कॉस्ट बढ़ाता है, जिससे अल्टीमेटली जब कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी फीस को भी हमें बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। प्लस 18% जीएसटी भी हमारे सर्विसेज में इंक्लूडेड होती है। आपको पता होगा कि अगर मान लो कि कोई चीज़ की कॉस्ट हमें 100 रुपये पड़ रही है और इस पर 18% का जीएसटी लगता है, यानी कि अगर कोई बच्चा हमसे फीस में कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो वो 118 रुपये में बाय करता है, और उसको लगता है सर हम 118 रुपये तो आपको दे रहे हैं। नहीं बेटा, आप 18% तो गवर्नमेंट को दे रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट 18% नहीं लगाती ना तो इसकी प्राइस 100 रुपये ही रहती। प्लस हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसे बाय करते हैं, जैसे कि हमने इन्वर्टर बाय किया, उस पर 12% का जीएसटी लगता है। तो कहीं ना कहीं वो इन्वर्टर भी अपने आप में महंगा है, जिस वजह से मेरी कॉस्ट 100 रुपीज़ पहुंची। कई जगह गवर्नमेंट अगर टैक्स कम लेती तो क्या पता ये कॉस्ट 80 रुपये ही मिल जाती। तो एक बच्चे को जो चीज़ 80 में मिल सकती थी आज वो 118 में मिल रहा है, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड जीएसटी रूल,
ठीक है ना। आई नो 22 सितंबर से चीज़ें कम हुई है, बट एजुकेशन में 18% जीएसटी था, है और रहेगा, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तुम मोबाइल रिचार्ज करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हर महीने तुम करवाओगे भाई, उस पर भी 18% जीएसटी, वो भी कम नहीं होने वाला। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, उसको 18% जीएसटी दे रहे हैं। तुमको पता है ना, 299 का रिचार्ज करवाती है, इसमें 18% का जीएसटी इंक्लूडेड होता है। मुझे अगर बच्चे को अगर बुक शिपिंग करवानी है ना, घर पे उसके भिजवाने हैं, तो उस पर भी मुझे 18% का जीएसटी देना पड़ता है भाई साहब। मतलब कि अगर 150 रुपये अगर मेरे को शिपिंग कॉस्ट पड़ रहा है, तो उस पर 18% लगभग 30 रुपये के आसपास, मतलब 30 से कम ही हुआ, बट स्टिल 30 रुपये के आसपास, मतलब 180 रुपये मुझे केवल डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। ये वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर डिस्टेंस बहुत दूर है मेरे लोकेशन से, तो यहाँ पे 250 रुपये तक की डिलीवरी चार्जेस चले जाते हैं कई बार। तो पैकेजिंग कॉस्ट, उस पर जीएसटी, तो कहीं ना कहीं ये क्या बोलूँ, है गड़बड़ी तो है। खैर आगे बढ़ते हैं। According to the International Energy Agency, petroleum products account nearly 40% of the India's total energy consumption. ठीक है ना, हम लोग 40% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट 27% हम लोग कम्बस्टेबल रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, 24% हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, और 6% हम लोग नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं मतलब, और 2% हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हैं, और नियरली 1% के आसपास हम लोग न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हैं। और हमारे देश में ज़रूरी भी है कि न्यूक्लियर पावर को स्टैब्लिश करें। जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हैं, और उसको एक तरीके से मेंटेन करके रखते हैं जिससे वो रेडिएशन वाले लीक्स ना हो। और हमारे देश में पता है ना, वहाँ के जो मान लो कोई भी डेवलप कंट्री का मैं बात करता हूँ, वहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग मैच्योर है, उसमें करने वाले जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ऑनेस्ट है। ठीक है, इतना हमारे देश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, जाहिल, ऐसे करप्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ये बुरी दशा है। ठीक है, अबाउट 0.5% ऑफ द अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑल दो न्यूक्लियर पावर मेक अप अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इट विल रिमेन क्रूशियल। ठीक है ना कहीं हमारे न्यूक्लियर पावर में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज है, बट ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अब देखो, एक बच्चा रिसेंटली मेरे को मैसेज किया था, मैं बताता हूँ काफ़ी बच्चों को कि मैंने क्यों गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। रीज़न नहीं समझो। एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, ओके, ही इन सेंट्रल गवर्नमेंट, आरटीओ में साथ काम करते हैं उनके, जो आप रेडियो, जो आरटीओ क्या होता है बेसिकली बताता हूँ, जो लाइसेंस वगैरह लेते हैं गाड़ी वाड़ी का, तो उसमें होता है, परिवहन जो मिनिस्ट्री होती है ट्रांसपोर्ट वाली, उसमें है। ओके, आप ध्यान देना, उनके पापा आरटीओ में काम करते हैं। और मैं कोइंसिडेंटली वो बच्चा बोलता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे पापा भी तो मेहनत करते हैं। मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है ना। उस बच्चे को नहीं पता, जो भी है, आई रियली डोंट नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 0.1% जो लोग जो मेहनत से काम करते हैं, मैं 99.9% की बात करता हूँ। और गवर्नमेंट जब में 99.9% लोग चोर है, इसको यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। मैं अभी रिसेंटली मुझे लाइसेंस बनवाना था, ठीक है, मुझे 4 व्हीलर प्लस 2 व्हीलर दोनों का लाइसेंस बनवाना था। उसकी सरकारी जो फीस होती है बेटा, 350 रुपये आपको टेस्ट देना पड़ता है, आपको लर्नर का लाइसेंस मिलता है। ठीक है, 1 महीना बाद फिर आप क्या कर सकते हो, रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1000 रुपीज़ फीस जमा करना पड़ता है। ओके, कुल मिला के आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, 1350। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं। आपको रूल क्या होता है कि जब ये फाइनल लाइसेंस का जब अप्लाई करते हो, तो आपको जा करके आरटीओ में गाड़ी चला करके दिखानी पड़ती है, और अकॉर्डिंगली वो आपको पास करते हैं, और आपको लाइसेंस 7-8 दिनों में आपके घर पे पहुंच जाता है। ओके, लेकिन ये ऑन पेपर है। ऑफ पेपर में पता है क्या होगा, तुम जाओगे ना, धक्के खा के परेशान हो जाओगे। लिटरली में ये टेस्ट पास करके, ये तो एलएल तो मिल जाता है आसानी से, नो डाउट, वो घर पे बैठे ही मतलब वो इशू कर देते हैं। इसमें असली कांड चालू होता है। यहाँ पे लिटरली मैं गया, 3 घंटा आरटीओ में वेस्ट किया, उसके बाद मुझे ये बताया जा रहा है कि 2000 रुपये मुझे घूस देने पड़ेंगे, तब मेरे को मेरा लाइसेंस मिलेगा। मतलब कि 1350 रुपये तो गवर्नमेंट को दिया, 2000 अलग से दो, अंदर सर चाहिए। ठीक है ना, यानी मुझे जो लाइसेंस 1350 का पड़ना चाहिए था, अब मुझे 3350 का पड़ेगा, समझो। और ये नवरात्रि चल रहे हैं ना, नवरात्रि ऑफर में 2000 दे रहे थे, बोलते हैं ऐसे तो भैया 2500 रुपये लगते हैं, 2500 लगते हैं घूस। अब बताओ मैं क्यों ना गाली दूँ इन सबको। अब बताओ, इतने जीएसटी दिए, मुझे दर्द होता है भाई, मुझे दर्द होता है कि मुझे क्लासेस सेल करनी है, मुझे बुक सेल करने हैं, मुझे बच्चों को, मैं सिंपल बताऊँ ना, मैं 500 का ये बुक बेचता हूँ, ट्रस्ट मी। कई बच्चों को लगा इतना महंगा क्यों बेच रहा हूँ, इसमें ना बेटा ट्रस्ट मी 150 रुपये ना, इससे ज़्यादा केवल जीएसटी के तौर पे चला जाता है, वेरियस तरीके में। पेपर पे 12% का जीएसटी है शायद, प्रिंटिंग वाले से करवाओ 18% का प्रिंटिंग सर्विसेज चार्ज है। अब बताओ क्या करूँ मैं, शिपिंग करवाता हूँ तुम्हारे घर पे, डीटीडीसी में कोरियर का यूज़ करता हूँ, इस पर 18%। मैं क्या करूँ क्या। ये बुक को मैं तुम्हें 350 का दे सकता था, ट्रस्ट मी, 150 रुपये जीएसटी चला जाता है।
और वो भी तब जब मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। रजिस्टर्ड होता हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें मेरे को फिर जीएसटी फाइलिंग करनी है। आरटीसी मिल जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई कॉस्ट बढ़ेगा ना यार। आईटीसी मेरे को मिल सकता है, तुम्हारा कॉस्ट वही रहने वाला भाई। तेरा 500 था, 500 ही रहने वाला, वो कम नहीं होगा। अल्टीमेटली कस्टमर को ही बियर करना पड़ता है। जीएसटी तुम्हारे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, आपको पे करना पड़ेगा। वो मेरे को आईटीसी मिलेगा, लेकिन मेरा इससे कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं हो रहा ना। आपसे गवर्नमेंट बोलेगी आप मत दो, गवर्नमेंट कस्टमर से लेके दे दो, तो कस्टमर से तो मुझे लेना पड़ेगा ना अल्टीमेटली प्राइस। तो तुम्हें मुझे देना होगा तो भी मैं तुमसे ही वसूल करूंगा, क्योंकि भाई बिजनेस यही होता है ना। और तुम्हें गवर्नमेंट बोलेगी अगर तुमसे लेके दो तो मुझे तुमसे लेके देना ही, मतलब तुम्हें तो अल्टीमेटली देना ही है 150 रुपये। ठीक है ना, तो ऐसा है। ठीक है, ये कभी मत सोचना। कई बच्चे होते हैं, मतलब देखो यार, नॉट एवरी वन, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, 7-8 हज़ार रुपये महीने का देते हैं स्कूल के फीस, और स्कूल में पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती, और फिर वो यूट्यूब पे आके पढ़ रहे होते हैं। फिर वो भी ज्ञान देने आते हैं कि सर आप टीचर हो, आप पैसा कमाने की क्यों बात कर रहे हो। क्यों भाई, मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मैं पैसा क्यों नहीं कमाऊँ। ठीक है, तो ये दिस लाइक अ चीप माइंड सेट। हाउएवर कई लोगों को ये लगता है कितनी प्राइस, देखो कोई बच्चों का जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि सर 500 रुपीज़ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है हमको, ठीक है आप थोड़ी कम कर दो फीस। मेरा सवाल है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास मजबूरी है। मैं 600 कर सकता हूँ इसका फीस, तब मेरे को बचेगा पैसा। मैं बार बार बोलता हूँ, मल्टीपल वीडियोज़ में बोलता हूँ कि भाई 500 का बुक बेचता हूँ ना, मेरे को 510 या 520 रुपये की कॉस्ट लगती है आपके घर पर डिलीवर करवाने की। मतलब पर बुक मेरे को 10 से 20 का नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि बल्क में हम लोग 1000-2000 बुक प्रिंट नहीं करवा सकते। समझो इस बात को। कुल मिला के 1 लाख बच्चे जो क्लास 10 दे रहे हैं आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है ना, ले दे के हमारी आबादी बहुत कम है। ऊपर से मुश्किल से हो सकता है 4-5 हज़ार बच्चे कॉमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं पूरे देश में, या फिर 20-25 हज़ार पढ़ रहे हैं। उसमें से मेरे पास कितने बच्चे आ रहे हैं, 1000-2000, उसमें से लोग कितने बुक लेने आ रहे हैं, 100-200। और 100-200 बुक प्रिंट करने में इट्स लाइक नहीं है उतना भाई, उतना रिस्क नहीं ले सकते, उतना इन्वेंट्री हम लोग नहीं मेंटेन कर सकते। ठीक है, तो ये इशूज़ है। आगे बात करते हैं, एनर्जी क्राइसिस इन द अर्बन एरियाज। ध्यान देना, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र की बात हो रही है। एज अ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोज, द डिमांड फॉर एनर्जी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे शहरीकरण होगा, चीज़ें डेवलप होंगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। टू सपोर्ट दिस ग्रोथ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जैसे घर बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, सैनिटेशन का चीज़ें बनाई जा रही हैं। लेकिन दिस हैज़ लेड टू द एनर्जी क्राइसिस, कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी की डिमांड भी ज़्यादा आ रही है और इतनी एनर्जी नहीं है जिससे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया सफ़र फ्रॉम द इनएडुकेट पावर सप्लाई। आज के समय में इंडिया में बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो इनएडुकेट पावर सप्लाई, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी पावर है ही नहीं जितनी वहाँ पे ज़रूरत है, और इसी वजह से आपका पावर कट, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, ये सब सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। आई थिंक शायद ही कोई जगह होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कटती है। मेरे शहर में तो छोड़ दो भाई, दबा के कटती है, मत पूछो। अभी कटी हुई थी 4 घंटे से, अभी आई है। ठीक है ना, तो मैं दूसरे क्या बात करूँ, हल्की सी हवा, पत्ता नहीं हिलता, लाइट काट देते हैं, इतना सीरियस लेके चलते हैं। Inefficiency in the energy production transmutation along with the large loss of the power during the transmission worsen the situation। समय के साथ साथ इतनी ज़्यादा कम पावर है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन बद से बदतर हो गई है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम रिमेन्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बट द सप्लाई इज लिमिटेड एंड अनयूजेबल, अनसस्टेनेबल। ठीक है ना, इनका सप्लाई जो है, हम लोग जनरली फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी सप्लाई लिमिटेड है। दूसरा अनसस्टेनेबल है भाई साहब, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाइल क्लीनर फेस इन्वायरमेंटल कंसर्न ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। यहाँ पे डैम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न तो आ ही जाता है। ठीक है, फिर एक्वाटिक लाइफ तबाह हो जाती है वहाँ पे। ओके, नदियाँ सूखने लगती है क्योंकि पानी को आप रोक के रखते हो। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होते हैं, ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए जाते हैं। विद द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दैन कमर्शियल सेक्टर इंक्लूडिंग द शॉपिंग मॉल्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द हाई एनर्जी कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज एंड ट्रांसपोर्ट कंज्यूम 70% ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में 70% ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं, वाइल द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स 15% कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूड अर्बनाइजेशन एंड फास्टर ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्रीजिंग एनर्जी रिलेटेड चैलेंजेस। एडिशनली द एक्सट्रैक्शन एंड द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स लीड टू द गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल इशूज एंड फ्यूल सप्लाई कैन बी अनरिलायबल। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बात की? देखो, गहराई को समझ के चलोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा। और सोचोगे यार ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस ही तो पढ़ रहे हैं, तो नहीं यार, क्लास 10 में हो, थोड़ा सा सीरियसनेस सब तुम्हें दिखाना पड़ेगा। बचपन खत्म हो गया है ब्रो, बात को ध्यान दो। ठीक है, आखिरी स्टेज पे हो, 99.9% बचपन खत्म हुआ, जिस दिन 10 दिया 100% खत्म हो जाएगा। अब ये मत कभी सोचना कि 10 दे दूँ मज़े ही मज़े है, ट्रस्ट में नहीं है, ट्रस्ट में नहीं है। अभी तुम ज़िंदगी के ले रहे हो, बाद में ज़िंदगी तुम्हारी लेगी, फिर लेती ही जाएगी। अभी तुम्हारी एज 15 साल होगी,
मैं बोलता हूँ एक इंसान अगर 80 साल जीता है अपनी ज़िंदगी में तो 15 साल ही बचपन रहता है उसका। मतलब सर 65 ईयर्स ज़िंदगी तुम्हारी लेती है। तुम्हें 11 भाई 4 दिन की एग्ज़ाम है, लिटरली 11 4, मुझे अपनी ज़िंदगी में बताता हूँ 11 मेरे को लगा 4-5 दिन की 11 थी यार, लिटरली इतनी फास्ट खत्म हुई। होश ही नहीं आया, आँख खोला देखा 12th बोर्ड है सामने, एंड 12 बोर्ड दिया, उसके बाद ज़िंदगी में लग गए। कुछ समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है क्या नहीं, बस जी रहे हैं, वैसा वाला सिचुएशन है। ओके, एनर्जी क्राइसिस इन द रूरल एरियाज़ में भी देखोगे। रूरल एरियाज में क्या ही मैं बोलूँ, क्या बोलूँ भाई साहब, गांव में लाइट ही नहीं रहती। कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे लाइट ही नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चर में भाई ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब पावर की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, सॉलिड हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, बेसिक एनिमिटीज़ वहाँ पे नहीं है। गाँव देहात में देखोगे बहुत बुरी दशा है, ठीक है ना। ये जिससे क्या होता है, अर्बन और रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखोगे गाँव से लोग इसलिए भी छोड़ के शहर में आते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लाए गए जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह लाए गए। हाउएवर देयर इज एन इनएडुकेट पावर सप्लाई, लेकिन ये सब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, अदर जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको आप सपोर्ट कैसे करोगे जब एनर्जी ही नहीं है। ये सारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं एक पल पे आके लिमिटेड हो जाते हैं। आप अल्टीमेटली फॉसल फ्यूल और इस सब चीज़ों पे ही डिपेंडेंट हो जाते हो। एग्रीकल्चर रिलाइज ऑन डीजल, केरोसिन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पंप सेट एंड मशीनरी लीडिंग टू द इम्पैक्टिंग द एनर्जी। देखोगे वो सिंचाई करनी है, उसके लिए पंप में पानी चाहिए, पंप कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे हम लोग जनरेटर वगैरह का भी कई लोग यूज़ करते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो कहीं ना कहीं ये इशूज़ तो है भाई, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। डिस्पाइट ऑफ द अर्बनाइजेशन 74% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन द रूरल एरिया, ठीक है ना, वेयर द विलेज डिपेंड अपॉन द ट्रेडिशनल सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट। रात को एग्रीकल्चर, घर में खाना भी भाई गैस नहीं है, कैसे बना, लकड़ियाँ पे एग्रीकल्चर, धान घास वगैरह उसको जला कर खाना बना रहे हैं। एनिमल वेस्ट, काउ डंग के गोहरी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, गोबर के उपले जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इशूज़ तो है ना। दिस एनर्जी क्राइसिस इज द रूरल एरिया राइजेज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द fuel wood and the primary for the energy used. This shortage occurs as a forest and other sources are under the severe pressure due to the increasing demand from the growing population and rising the household incomes. Higher purchasing power lead to the demand for more efficient fuel. जैसे जैसे लोगों की purchasing power बढ़ रही है बेटा, वो लोग कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा फ्यूल का डिमांड कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुमने एसी पंखा पे रहते थे 50 यूनिट उठता था, अब तुमने एसी लगवा लिया। अब एसी लगाएगा तो एनर्जी भी तो ज़्यादा लोगे ना, ठीक है। और पैसा आया, तुमने गाड़ी खरीद ली, पहले स्कूटर पे चलते थे 50 का एवरेज देता था स्कूटर, अब तुमने क्या किया, बढ़िया सा गाड़ी थार ले लिया जो 8-9 का ही एवरेज देता है। मतलब अब पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, पावर बढ़ेगा कि नहीं। तो जैसे जैसे परचेसिंग कैपेसिटी तुम्हारी बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारा एनर्जी डिमांड भी बढ़ रहा है। एज मोर फॉरेस्ट एरियाज आर कन्वर्टेड कल्टीवेशन टू मीट द फूड डिमांड। कहीं ना कहीं हम लोग डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिससे खेती वेती हो सके। तो देखो याद रखना, कई बच्चों को लगता है सर खेती करे या जंगल रहे क्या फ़र्क पड़ता है, ये इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा है ना। नहीं, खेती जो होता है ना, तो हम लोग पूरे जंगल को काट के पूरी ज़मीन को प्लेन करते हैं, उसके बाद इसमें खेती होता है। और खेती के जो भी धानवान होते हैं वो ऑक्सीजन वगैरह उतना नहीं छोड़ते ब्रो। जो जंगल का काम हो जंगल प्रॉपर्ली करता है, ये तुम्हारे फूड के लिए सप्लाई देते थे एक तरीके से। ये कहीं से भी तुम्हारे इन्वायरमेंट को, मतलब ये तुम जंगल वाला काम नहीं करते, 0.1% भी नहीं हुआ, भूल जा, छोड़ दो, वैसा है, ठीक है। कोल कैन कंट्रीब्यूट सस्टेनेबली टू मीट द एनर्जी डिमांड फॉर दोज स्टिल रिलाइंग ऑन द ट्रेडिशनल फूल। आज के समय में कोल जो है, कोयले जो है, इनका बहुत यूज़ किया जा रहा है, जो उनको एनर्जी की पावर सप्लाई चाहिए। इंडिया में मैं बोलता हूँ मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो कोल से जनरेटेड होता है, मैंने ऊपर बताया आपको अभी कुछ देर पहले। सम विलेज यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉर लाइटिंग, पंपिंग वाटर। असाइड फ्रॉम दैट वुड एंड अदर सॉलिड फ्यूल्स, मेनली एग्रीकल्चर रेसिड्यूल्स एंड coal are often burned in the open fires or poorly functioning stoves. Incomplete combustion releases small particles and other constituents harmful to the human health and household environment. Coal is a significant source of air and water pollution. कोल से बहुत ज़्यादा एयर एंड वाटर पॉल्यूशन होता है। प्लस अगर कोई महिला है कोल पे खाना बना रही तो उसको फूकना पड़ता है, उससे जो निकलने वाला ऑक्सीजन डायरेक्ट महिलाओं के लंग्स में जाता है, जिससे उनकी लाइफ कम हो जाती है भाई साहब। कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपको अस्थमा हो सकता है, आपका एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकता है, एन नंबर प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ठीक है ना। अर्थ एटमॉस्फेयर प्रीडोमिनेटली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, टू शॉर्ट वेवलेंथ एनर्जी फ्रॉम द सन। कहीं ना कहीं एक हमारे एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं है
वो क्या करता है, सन से आने वाले जो हार्मफुल रेस होता है उसको रोकता है। लेकिन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ना, वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में छेद कर चुका है, जिससे क्या होता है जो सन की है जो हार्मफुल रेज है वो हमारे अर्थ पे आती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ठीक है, हमें स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सर्फेस एंड could some radiated as a heat and reflect back to the space. Several gases present in the atmosphere absorb this heat and preventing it from escaping and keeping the earth atmosphere warm. These gases are known as the greenhouse gases, and their increased concentration lead to the greenhouse effect. And greenhouse include the carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, ozone, and water vapors. This burning of fossil fuels such as the coal, natural gas, and oil has resulted in an unprecedented rise in the gases and atmosphere. ये gases बढ़ते जा रहे हैं. According to the recent data, India ranked fourth in the aggregate greenhouse gas emission worldwide in 2018, behind the China, UN, US and European Unions. These cause of greenhouse effect as follows. क्या क्या कारण होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के, ध्यान देना। प्राइमरी काउज होता है आप कंबर्सन फॉसल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज करता है वाटर वेपर, चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैन ऑल्सो अफेक्ट द क्लाउड कवर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आर नॉट ओनली नोन फॉर डिप्लीटिंग द कहते हैं सेस्ट्रोफिसिक ओजोन बट ऑल्सो द सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस केमिकल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैव अ 15,000 टाइम्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से 15,000 गुना बेकार होते हैं। Hydroelectric reservoirs and bacterial decomposition of a flooded peatlands and forest biomass generated methane, which contribute approximately 12% to the greenhouse effect. क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या क्या चीज़ें काउज कर रही हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। अब ग्लोबल वार्मिंग बचपन से अपन पढ़ते आए हैं कि हम लोग इतना बैंड बजा रखा है ना कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सब का यूज़ करके कि ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस है जो 25% इंक्रीज करता है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल वगैरह से हमारा आता है। ग्लोबल वार्मिंग कुड हैव सीवियर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ऑब्वियस ही बात है। जैसे कि आइस मिल्टिंग, देखो कि ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे समुद्र में पानी हद से ज़्यादा आ रहा है। जब समुद्र में पानी आएगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा। लैंड हमारे पास लिमिटेड है, तो लिमिटेड लैंड क्या हो जाएगा, पानी के अंदर सिंक होना धीरे धीरे चालू होगा। और लैंड जब कम होगा तो लोग रहेंगे कहाँ पे। और फिर देखोगे अनवांटेड आपको सुनामी, अर्थक्वेक्स और आपको बारिश, एक्सट्रीम सिचुएशन देखने को मिलेगा। अब इंडिया में देखोगे ना, जब गर्मी पड़ती थी इतनी पड़ती कि हालत ख़राब कर देगी, स्किन जला देगी। ठंडी पड़ेगी तो इतनी कि एकदम सुकुड़ जाओगे। बारिश होगी ऐसा कि बहा देंगे। तो एक्सट्रीम लेवल वेदर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है ना, फ्रेश वाटर खत्म हो जाता है, एग्रीकल्चर वगैरह सब मतलब सभी तबाह हो सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। ओके, आगे बात करते हैं थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मोर फ्रीक्वेंट सीवियर वेदर। ठीक है, सीवियर वेदर मतलब कि एकदम हार्श वेदर होने लगेंगे। हाई डेथ रेट्स, लोग मरने लगेंगे। ठीक है, इलनेस, बीमारी वगैरह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ठीक है, मलेरिया, डेंगू वगैरह भी देखने को मिलता है। डेडलियर एयर क्वालिटी इतनी पुअर हो जाएगी कि आप मतलब सिगरेट नहीं पीते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप दिन में 100 सिगरेट के बराबर ऐसे जहरीली हवा अपने लंग्स के अंदर ले रहे हो जो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए बर्बाद, मतलब काफ़ी। आप 1-2 सिगरेट पियो ना पियो एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता है। हायर वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन रेट, मतलब जानवर है वो भी विलुप्ति की कगार पे आने लगेंगे, वो भी बत मरने लगेंगे क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, उनका तो बेमतलब का फील्डिंग सेट हो गया है। ओके, मोर एसिडिक ओशियन, जो ओशियन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। फिर एसिड रेन के इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। हायर द सी लेवल, जो भी कुछ देर पहले ही आपको मैंने बताया है। एसिडिक रेन के बारे में बताया है, कोई अभी तुरंत डिस्कस किया हम लोगों ने। इफेक्ट क्या होता है एसिड रेन का, मैं ये बता देता हूँ, डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है ना, बस हिस्ट्री थोड़ा सा और कुछ नहीं है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन इंपैक्ट करता है ह्यूमन के हेल्थ को। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ओमिशन पोज करता है रिस्क, जिससे आप रिस्पायरेटरी इश्यूज देखने को मिलते हैं। ड्राई कफ, अस्थमा, हेडेक, आइज, नोज, थ्रोट इरिटेशन एंड कार्डिवल कहते हैं वर्कुलर इश्यूज देखने को मिलते हैं। कार्डी मतलब हार्ट से रिलेटेड भाई साहब दिक्कत देखने को मिलेगा। सरफेस वाटर, एसिडिक वाटर डिजीज होते हैं जैसे एक्वाटिक एनिमल्स, ये सब खत्म होने लगते हैं। फॉरेस्ट भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। मटेरियल्स, एसिड रेन कैन लीड टू कोरोजन, डिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एंड डिक्रीजिंग देयर वैल्यू एंड इंक्रीजिंग द रिपेयर कॉस्ट। तो ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। काफ़ी डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने जितना ज़्यादा हो सके। अगेन दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो एंड दिस इज प्राइमरली फॉर द रिविजन परस्पेक्टिव। आई एम नॉट टीचिंग फॉर रेगुलर क्लासेस, राइट, क्योंकि रेगुलर क्लासेस विल टेक एटलीस्ट टू टीच मी दिस चैप्टर आई थिंक 5 to 6 आवर एटलीस्ट आई विल टेक, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 घंटे लगते हैं, अपन 40 से 50 मिनट में या 1 घंटे के भीतर
काम कर ले रहे हैं। तो दिस इज़ फॉर अ फास्ट ट्रैक रिवीजन, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट। तो आपकी कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। एग्जाम के पहले देख रहे हो तो आपको चीज़ें वापस से चीज़ें याद दिलवाएगा, ठीक है। जामवंत की तरह थोड़ा काम आएगा, जिसमें जैसे हनुमान जी को जामवंत ने अपनी शक्तियों का याद दिलाया कि तुम, हाँ, तुम्हें इतना पावर है कि तुम जा सकते हो इतनी बड़े समुद्र को लांग करके। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे इस लेक्चर को प्रोवाइड कराया है कि तुम एग्जाम के पहले चीज़ें को बहुत अच्छे तरीके से एक समराइज करके देगा। कई बार बच्चों का मन भी नहीं करता है पढ़ने के लिए ना, एक बार होता है कि बुक खोल के बैठे, थियरी बोरिंग सी बुक है, जस्ट स्टार्ट माई लेक्चर एंड स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है ना। वो हेडफोन में लगा लो और सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास यूट्यूब म्यूजिक का ऐप है तो उसके अंदर तुम एज ऑडियो के तौर पर इसको भी सुन सकते हो, तुम्हारे ऑडियो रिविजन के तौर पर ये काम करेगा। तो तुम्हारे पास मल्टी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अपने टाइम में नहीं था बट तुम्हारे पास ऑप्शंस है। अपने पास टीचर से पूछ दो कि सर एक बार फिर से समझाएंगे, तो बोलते बेटा उस दिन क्लास में कहाँ थे तुम, ठीक है, बाहर में जाओ, हम नहीं बताने वाले। डांट खाते थे सो अलग, पिट जाए वो तो अलग ही पेनल्टी लगता था। बट आज के समय में ऐसा नहीं है, तुम जितनी मर्जी चाहो उतनी बार तुम इस लेक्चर को रिवाइंड कर करके देख सकते हो। और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर से देखो इस लेक्चर को, और बुक को पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो, ठीक है ना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस को लिखो, PYQs को सॉल्व करो, बिकॉज वी आर बोर्ड स्टूडेंट नाउ, और तुम 10th के बोर्ड को देने वाले हो। आई नो कि ICSE बोर्ड है तो तुम्हारा होम ब्रांच ही होगा, ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता ICSE बोर्ड का, ये काफ़ी ईजी एग्जाम करवाते हैं, ठीक है। सर आपको कैसे पता है? ICSE बोर्ड से मैं भी हूँ ना, तो पता है, ठीक है। तो काफ़ी टफ एग्जाम नहीं होता है, आराम से कर सकते हो, डरने वरने वाली कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता तुम कब देख रहे हो, बट स्टिल दिस इज़ माई वर्क टू, मैं तुम्हें रियलाइज़ करवा दूँ स्कूल के टीचर क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, समाज क्या बोल रहा है, सोसाइटी क्या बोल रही है, क्योंकि 10th को लेकर के सब डराते हैं, मुझे भी डराया गया था। तो डरने वाली बात ऐसी कुछ होती नहीं है, काफ़ी इजी होता है पेपर। और ट्रस्ट मी, जब तुम पेपर दे दोगे तुम कभी मुड़ के नहीं देखोगे तुम्हारी डिग्री में कितने मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको लेकर टेंशन मत लेना, हावेवर अच्छे मार्क्स आएंगे जितना पढ़ाया है मैंने। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो भाई तुम तो कॉन्फिडेंस अच्छे से आगे होंगे, नहीं भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो हो गया सो हो गया, जहाँ से पढ़ लिए, बात खत्म हुआ। तुम यहाँ से दबा के पढ़ो, बुक ले सकते हो, टाइम अगर है तुम्हारे पास तो खुद पे इन्वेस्ट कर दो। 400-500 रुपये की बुक इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस, ठीक है ना। स्पेशली तुम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, जहाँ पे इतना रोना रोते हैं, 500 की बुक नहीं बाय कर सकते, जहाँ पे हम लोग 300-350 का इंटरनेट पैकेज उड़ा देते हैं दिन भर में। तो थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेगा तुम्हारा, ठीक है, एग्जाम में। और इसके साथ तुम्हें क्वेश्चंस भी मिलते हैं तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, तुम लिख लिख के सॉल्व करोगे। और तुम्हें बुक बेच के ऐसा नहीं कि तुम्हें बुक सेल करने के बाद मैं तुम्हारा हाथ छोड़ देता हूँ। तुम्हें कभी भी डाउट आती है इस बुक में सर ये क्या लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तुम मुझसे बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें डाउट क्लियरिंग इसके साथ कॉम्बो बना के देता हूँ, सो डैट कि तुम्हें भी थोड़ा फील हो कि नहीं मैं बुक के साथ सर का सपोर्ट भी ले रहा हूँ, कि सर से मैं जब भी चाहूँ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सर मुझे लेट थोड़े, ठीक है, थोड़े देर बाद ही बट रिप्लाई वो कर देते हैं, ओके, ऐसा है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। और तो और तुम्हें PYQs में PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, 1-2 जितने मेरे से बन पाएंगे, सो डैट तुम वो PYQs को भी सॉल्व कर लो। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है ना। PYQ जब सॉल्व करके जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, अच्छे से एग्जाम भी दोगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बताना मुझे ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।